नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टाइप तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव निरंजन रोज की तरह आज भी आपका उसी ऊर्जा के साथ उसी उम्मीद के साथ स्वागत करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आइएगा, हम एनवायरमेंट पढ़ रहे थे और जैव विविधता को हम समझ रहे थे। अभी मैंने जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक, जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता के मापन की विधियां, यहां तक हमने आपको समझाया था। उसके बाद हमने बताया था कि जैव विविधता हमारे लिए क्यों आवश्यक है और जैव विविधता पर हमारी खतरा बढ़ रहा है, यानी जीव जंतु वनस्पति जो है उस पर खतरा बढ़ रहा है। तो जब भी किसी को खतरा होता है तो उसे संरक्षण दिया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमें यही पढ़ना है, जैव विविधता के संरक्षण की विधियां। मैंने कल भी आपको थोड़ा सा बताया था, आज मैं फिर से अच्छे से चर्चा करता हूं, अच्छे से चीजों को समझिएगा। जैव विविधता, जैव विविधता संरक्षण की विधियां, जैव विविधता संरक्षण की विधियां, जैव विविधता संरक्षण की विधियां। आइएगा, इसको समझते हैं। जैव विविधता के संरक्षण की विधियां, तो जैव विविधता के संरक्षण की विधियों की बात की जाए तो जैव विविधता के संरक्षण की दो विधियां बताई गई हैं। हम जैव विविधता का संरक्षण दो प्रकार से या दो मेथड के माध्यम से कर सकते हैं। पहला नाम दिया गया स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण। पहला नाम क्या दे दिया गया? पहला नाम दे दिया गया स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा नाम दिया गया बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। अगर हम बात करें स्वस्थानीय संरक्षण तो अपने स्थान पर संरक्षण देना, इसको इंग्लिश में इन सीटू कहते हैं, इन सीटू मेथड। कई बार वो इंग्लिश में ही पूछ लेता है, ठीक ना, इसलिए हम लिखा रहे हैं। और बाह्य संरक्षण को एक्स सीटू मेथड, ठीक ना, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। अगर हम बात करें कि स्वस्थानीय संरक्षण में क्या होता है, किसी भी जीव जंतु या वनस्पति को, अर्थात किसी भी जीव जंतु या वनस्पति को उसके निवास स्थान पर संरक्षण देने की विधि को हम स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे को उसके निवास स्थान पर संरक्षण देने की विधि को हम क्या कहते हैं? स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं, ठीक ना। तो डेफिनेशन बस याद रखना है, लिखा नहीं रहे हम, ठीक ना, लिख लीजिएगा अगर आप लिखना चाहें। किसी भी जीव जंतु या वनस्पति को उसके निवास स्थान पर संरक्षण देने की विधि को स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण, किसी जीव जंतु या पेड़ पौधे को उसके निवास स्थान से हटाकर अन्य किसी दूसरे स्थान पर संरक्षण देने की विधि को बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य स्थानीय संरक्षण। आइएगा, इतना हम संरक्षण संरक्षण बोल रहे हैं, सबसे पहले इनके कितने प्रकार या कौन कौन सी चीजें इनके अंतर्गत आती हैं उसको समझेंगे। लेकिन उन सबसे पहले हमें एक शब्द समझना है, संरक्षण, कंजर्वेशन। आखिर हम किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे को संरक्षण क्यों देंगे? आखिर हम किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे को संरक्षण क्यों देंगे? तो हम किसी भी पेड़ पौधे या जीव जंतु या मानव की भी बात कर लें, जीव जंतु है, हम संरक्षण उसे तब देते हैं जब उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई खतरा होता है। जब उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई खतरा होगा, उसके जीवन पर किसी भी प्रकार का कोई संकट होगा, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा या इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट होगा, तो हम उसको क्या देते हैं? संरक्षण देते हैं। अब एक नई बात निकल के आती है कि किसी भी जीव जंतु पर या पेड़ पौधे पर आखिर खतरा या संकट क्यों होगा? किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे पर आखिर क्यों खतरा या संकट होगा? तो किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे पर खतरा या संकट तब होता है जब उसके पास कुछ ना कुछ विशेषता हो, जब उसके कुछ ना कुछ कोई ना कोई विशेषता होती है, कुछ ना कुछ, या उसके पास कोई ना कोई जो विशेषता होती है, तो उस विशेषता के कारण ही उस पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो अगर आपके अंदर कोई विशेषता है तो आपके ऊपर भी खतरा होने की संभावना है। उदाहरण के लिए, आज आप लोग पढ़ रहे हैं, एक आम इंसान है, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आज आप एक आम इंसान है और कल के दिन आपका प्री निकलता है, मेंस निकलता है, इंटरव्यू हो जाता है, साक्षात्कार आपका हो जाता है, आप एसडीएम बन जाते हैं, कलेक्टर बनते हैं आप, ठीक ना, एसडीएम बन जाते हैं। जैसे ही आप एसडीएम बनेंगे, अच्छी से बात तुमको समझिएगा, जैसे ही आप एसडीएम बनेंगे आपको संरक्षण दे दिया जाएगा।
अब जैसे ही एसडीएम बनेंगे, आपकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी, जैसे ही आपको नियुक्ति दी जाएगी, कोई जिला आपको सौंपा जाएगा, आपको एक बॉडीगार्ड दे दिया जाएगा, आपको पर्सनल केयर करने वाले एक पीओ दे दिया जाएगा, आपको गाड़ी दे दी जाएगी। जब आप जा रहे होंगे रोड से तो लोगों को हटा दिया जाएगा, हटिए भाई डीएम साहब आ रहे हैं, हटिए हटिए भाई आईडीएम साहब आ रहे हैं, है ना। ऐसा क्यों? अभी तक तो, जब तक तो हमारी जॉब नहीं लगी है, जब तक आपकी जॉब नहीं लगी, जब तक तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक आपके अंदर वो विशेषता नहीं है। आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके अंदर प्रतिभा अपने आप, आपके अंदर विशेषता अपने आप आ जाएगी। आपको ये मान लिया जाएगा कि इसके अंदर एक हुनर था, एक टैलेंट था, एक पढ़ने में अच्छा था, इसलिए कलेक्टर बन गया, और कलेक्टर बनना ही आपकी क्या हो जाती है, आपकी विशेषता हो जाती है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, समझिएगा बातों को। प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। जब वो चलते हैं, जब उनका काफिला चलता है, तो रोड पर बैरियर लगा दिए जाते हैं, आम लोगों को आने नहीं दिया जाता। उनकी सुरक्षा में कई सारे पैरा कमांडो होते हैं, ठीक है ना, एनएसजी उनकी सुरक्षा करता है। तो इतना सब कुछ होता है। कल के दिन मान लीजिएगा चुनाव होता है और चुनाव में अगली बार उन्हें पीएम नहीं बनाया जाता, सपोज दैट उनको पीएम नहीं बनाया जाता है, तो क्या इतनी सारी चीजें उनको मिलेंगी? नहीं। अब उनकी विशेषता नहीं है, अब वो भारत के पीएम नहीं है। तो जब भी किसी व्यक्ति के, किसी पौधे में, किसी जानवर में जब तक कोई विशेषता होगी, तब तक उस पर संकट बना रहेगा। कुत्ता, कोई विशेषता नहीं होती है, जो देसी कुत्ते होते घूमते रहते हैं, हम लोग उनको डंडे से मारते पीटते रहते हैं, ठीक ना। गांव वगैरह में आपने देखा होगा, कुत्ता अगर बैठा है, बूढ़े पुराने लोग होते हैं, भगा देते हैं, उसे रोटी भी नहीं डालते हैं। और एक कुत्ता है, वही जर्मन शेफर्ड टाइप का है, ऐसा मुंह है उसका चोंच जैसा, वही है, उसको लोग अच्छे से रखते हैं। उसकी विशेषता है कुछ ना कुछ, वो अच्छा दिखता है, वो तेज गति से दौड़ता है, वो काट पीट सकता है ज्यादा मात्रा में। तो जिसके अंदर जो भी विशेषता होगी, तो विशेषता होगी तभी आपको संरक्षण दिया जाएगा, विशेषता नहीं होगी तो आपको संरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक ना। इतनी बात याद रखिएगा। तो विशेषता होगी तभी आपको संरक्षण दिया जाएगा। अब समझिएगा, अब भाई ऐसा क्यों कहा गया कि स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्यस्थानीय संरक्षण? किसी को अपने घर पर ही संरक्षण दिया जाएगा, किसी को बाहर ले जाके संरक्षण दिया जाएगा, ठीक ना। तो देखिएगा, समझिएगा बातों को। हम स्वस्थानीय संरक्षण तब देते हैं, या स्वस्थानीय संरक्षण किसी भी जीव जंतु को, किसी भी पेड़ पौधे को तब दिया जाता है जब उसके ऊपर जो खतरा होता है, उसके ऊपर जो खतरा होता है या उसके ऊपर जो संकट होता है, वो क्या होता है, कम होता है। और बाह्यस्थानीय संरक्षण तब दिया जाता है, बाह्यस्थानीय संरक्षण तब दिया जाता है जब खतरा जो है, खतरा वो क्या हो, खतरा अधिक होता है। खतरा क्या होता है, खतरा अधिक होता है, तब इसे क्या नाम दिया जाएगा, तब इसे बाह्यस्थानीय संरक्षण दिया जाएगा। और जब कम खतरा होगा तो अपने घर पर संरक्षण दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर आइए समझते हैं हम। एक ए नाम का व्यक्ति है, या एक छोड़िएगा, एक राम है और एक राम है, और मान लीजिएगा एक मोहन है। ये दो व्यक्ति हैं, एक राम है और एक का नाम क्या है, एक का नाम मोहन है। राम तो सीधे साधे थे। मोहन ने मान लीजिएगा राम को एक थप्पड़ मार दिया। मोहन ने मान लीजिएगा राम को एक थप्पड़ मार दिया, और राम ने अपने 4 दोस्तों से कहा, या मान लीजिए 4 दोस्तों से नहीं कहा, मोहन ने राम को एक थप्पड़ मारा। किसने मारा? मोहन ने राम को एक थप्पड़ मारा, और राम ने धमकी दी। अब ये आधुनिक राम है, वर्तमान का है, त्रेता युग का नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो जैसे ही मोहन ने राम को थप्पड़ मारा, राम ने चेतावनी दी कि अगर अपनी सही सलामती चाहते हो, समझा रहा हूं मैं, समझिएगा अच्छे से, अगर सही सलामती चाहते हो तो अब दोबारा मत मारना। एक मार दिया कोई बात नहीं। इस मोहन ने कहा अच्छा दादागिरी दिखा रहा है, उसने एक थप्पड़ और मारा, इसने एक थप्पड़ और मारा। इसने कहा, इसने धमकी दी। अब किसने? राम ने मोहन को धमकी दी कि अब तुम्हारे लिए सही नहीं है, अब तुम्हारे लिए सही नहीं है, जान से हाथ धो बैठोगे, जान से हाथ धो बैठोगे। तो इसने कहा अरे कुछ नहीं है। इसने तुरंत तमंचा निकाला और 2 फायर कर दिए। तमंचा निकाला राम ने और 2 हवाई फायर कर दिए। ये डर गया मोहन डर गया। मोहन डर गया और मोहन गया कहां? थाना प्रभारी के पास। थाना प्रभारी के पास गया और कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमने इसको 2 थप्पड़ मारे थे हंसी मजाक में, लेकिन ये सीरियस ले लिया और हमसे तमंचे से फायर कर रहा है। तो थाना अध्यक्ष बोले चलिए कोई बात नहीं है, हम उसको समझा देंगे, लेकिन आप अपने घर में जाइए, आप अपने घर में जाइएगा
और अपने घर में रहिए, अपने घर में रहिए। और आपकी सिक्योरिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपके घर के बाहर 4 कांस्टेबल, 4 हवलदार हम आपके घर के बाहर क्या कर दे रहे हैं, तैनात कर दे रहे हैं। 4 आपके घर के बाहर हम कांस्टेबल तैनात कर दे रहे हैं, ठीक ना। इसने कहा ये ठीक है। ये रात में सो रहा था, अचानक से 12 बजे इसकी मोबाइल की बेल बजती है, इसका मोबाइल बजता है और थाना प्रभारी जी का फोन है। थाना प्रभारी जी कहते हैं, या मान लीजिएगा इसके मोहन के किसी मित्र का फोन आया और उसने बताया कि राम तुम्हारे घर को, समझिएगा, राम तुम्हारे घर को उड़ा देने वाला है, वो रॉकेट लॉन्चर लाया है कहीं से मांगकर और तुम्हारे घर को उड़ाने वाला है। जैसे ही इसको ये बात पता चली, इसने तुरंत थाना अध्यक्ष को फोन किया, थाना प्रभारी को फोन किया और बताता है सर ऐसी ऐसी बात है कि हमारे घर को उड़ा देने की धमकी दी गई। थाना प्रभारी तुरंत इससे कहेगा एक काम करो मोहन जी, आप इन 4 कांस्टेबलों को मैं फोन करता हूं, आप अपना घर छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर, अपना घर छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर क्या कर लीजिएगा, संरक्षण ले लीजिएगा। अभी तक नहीं कहा था क्योंकि अभी तक कम खतरा था। जब आपके घर उड़ाने की बात कर दी जाए, जब आपके ऊपर अधिक खतरा आ जाए तो क्या करते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं और किसी दूसरे अज्ञात स्थान पर चले जाते हैं जिसके बारे में किसी को हम कोई भी जानकारी नहीं देते हैं या किसी से हम कोई भी बात शेयर नहीं करते। तो जब भी किसी भी जीव जंतु पर या पेड़ पौधे पर जब अधिक मात्रा में खतरा आ जाता है तो उसको उसके निवास स्थान से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर संरक्षण दिया जाता है। और यदि कम प्रकार का खतरा, यदि कम खतरा है तो उसके ही स्थान पर क्या कर दिया जाता है, संरक्षण दे दिया जाता है। हमने जिस मेथड से समझाया, उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको बातें आई होंगी, ठीक ना। आइएगा, तो संरक्षण तब कब देंगे, जब किसी प्रकार का कोई खतरा या किसी भी प्रकार का कोई संकट हो। 2 प्रकार से संरक्षण दिया जाएगा, स्वस्थानीय, बाह्य स्थानीय। खतरा क्यों होता है, क्योंकि विशेषता होती है। स्वस्थानीय संरक्षण कब दिया जाएगा, जब कम खतरा होगा। बाह्य स्थानीय कब दिया जाएगा, जब अधिक खतरा होगा। अब स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, तो स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, तो स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल है राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ठीक ना। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक ना। वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य ये शामिल है, ठीक ना। तो राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, ठीक ना। राष्ट्रीय वन्य जीव जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को जैव मंडल आगार भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पवित्र उपवन, पवित्र उपवन, ठीक ना। इसके अलावा पवित्र उपवन, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी जो है आपके वो किसके अंतर्गत आते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण में बात करें तो जीन बैंक, जीन बैंक, बीज बैंक, जीन बैंक, बीज बैंक, पवित्र उपवन हो गया। वनस्पति उद्यान, वनस्पति, वनस्पति उद्यान, वनस्पति उद्यान की बात अगर बात करें तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चिड़ियाघर, जू, चिड़ियाघर, ठीक ना। समुद्री पार्क, समुद्री पार्क जिसे हम लोग मैरीन पार्क कहते हैं, समुद्री पार्क, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। अब एक एक से हमें इसी को पढ़ना है, तो आज हम आपको 2 पढ़ाएंगे, राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय पार्क के साथ साथ क्या, एक तो राष्ट्रीय पार्क पढ़ाएंगे, नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क के साथ साथ वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे, नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक ना। आइएगा एक एक से समझते हैं। अगर हम बात करते हैं नेशनल पार्क की, यानी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, तो देखिएगा वन एवं वन्य जीव, वन एवं वन्य जीव की बात जब भी होगी, किसकी बात होगी, वन एवं वन्य जीव,
तो ये वन्य जीव का अर्थ यहां पर क्या है और वन्य का मतलब क्या है? तो देखिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा। तो यहां पर वन्य जीव का मतलब होता है वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं। और वन्य का मतलब क्या होता है? तो वन्य का मतलब होता है जंगल से लिया जाता है, जंगल या इन्हीं को हम वन के नाम से जानते हैं, जंगल या वन, ठीक ना। तो वन्य एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। वन्य एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1972। और जब 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि वनों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु या प्रत्येक वनस्पति जिसके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई खतरा है, और हम कल भी आपको बताए थे कि वनस्पति या किसी भी या जैव विविधता पर खतरा कब उत्पन्न होगा? तो दो प्रकार से खतरा उत्पन्न हो सकता है, दो प्रकार से खतरा उत्पन्न हो सकता है, या तो प्राकृतिक द्वारा, और प्रकृति के द्वारा खतरा कब उत्पन्न होगा? जब जलवायु में परिवर्तन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, जलवायु में परिवर्तन होगा, तो हो सकता है किसी जीव जंतु की मृत्यु हो जाए, कोई प्रजाति संकटग्रस्त हो जाए, या किसी वृक्ष को हानि पहुंच जाए, उसमें रोग लग जाए, आग लग जाए, ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं उत्पन्न हो जाए, ठीक ना। या फिर मानव के द्वारा, मानव क्या करेगा? मानव शिकार करेगा, जंगलों को काटेगा, जो उसके काम की औषधियां, दवाइयां हैं, या जो लकड़ी है, फर्नीचर की औद्योगिक लकड़ी है, उस लकड़ी को काटेगा, वो उन वृक्षों को काटेगा, जानवरों का शिकार करेगा, हिरन को मारेगा, उसके बाद सींगों को बेचेगा, ठीक ना, गैंडा को मारेगा, उसके सींग को बेचेगा। तो अन्य प्रकार से, तो दो प्रकार से खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कहा गया वन्यजीव संरक्षण 1972 में कि जंगलों या वनों में रहने वाले किसी भी जीव जंतु या किसी भी वनस्पति को जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई खतरा होगा, उन्हें संरक्षण दिया जाएगा। तो एक प्रश्न बनता है कि किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत वन्य जीवों या प्राकृतिक वनस्पति को संरक्षण देने की बात कही गई थी? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा, किसके अंतर्गत? वन्य जीव संरक्षण 1972 के द्वारा ये बात की गई थी। और इसी के तहत इतने संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए, राष्ट्रीय उद्यान है, चाहे वो आपका जैव मंडल आगार हो, चाहे वो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य, सारी चीजें, ठीक ना। हम अगर बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, तो समझिएगा राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र या एक ऐसा जैव विविधता का भौगोलिक क्षेत्र, ठीक ना, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता हो, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें पर्याप्त मात्रा में क्या हो? जैव विविधता हो, पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता हो, यानी पर्याप्त मात्रा में यहां पर वनस्पति का विकास हुआ हो, या पर्याप्त मात्रा में यहां पर जीव जंतु पाए जा रहे हो, पर्याप्त मात्रा में यहां पर जीव जंतु पाए जा रहे हो। तो जैव विविधता का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर मानव प्रवेश संभव न हो, मानव का प्रवेश वर्जित लिख दे रहा हूं मैं, मानव प्रवेश वर्जित। जैव विविधता का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बाहरी जानवरों का प्रवेश वर्जित हो, बाहर के जो इस जंगल में जानवर रह रहे हैं केवल वही रहेंगे, बाहर के यहां पर कहीं से दूसरे जानवर आने की अनुमति यहां पर नहीं है। तो बाहरी जानवरों का प्रवेश वर्जित, बाहरी जानवरों का प्रवेश वर्जित, प्रवेश वर्जित, ठीक ना। उसके बाद शिकार वर्जित, यहां पर पाए जाने वाले अब किसी भी जीव जंतु का शिकार नहीं कर सकते, तो शिकार वर्जित, यहां पर शिकार भी क्या है? वर्जित है। साथ ही साथ यहां के वृक्षों का या वनस्पति का, वृक्षों का या वनस्पति का कटाव नहीं किया जा सकता, कटाव नहीं कर सकते, ठीक ना। तो ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है? तो ऐसे क्षेत्र को नाम दिया जाता है राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम दिया जाता है? तो ऐसे क्षेत्र को नाम दे दिया गया राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिएगा, हम फिर से समझाते हैं और आप समझने की कोशिश कीजिए। हम फिर से समझाते हैं
और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता का एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है या एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें पर्याप्त जैव विविधता हो, कुछ भी कह लीजिएगा। तो जैव विविधता का एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें मानव प्रवेश वर्जित हो, बाहरी जानवरों का प्रवेश वर्जित हो, शिकार करना वर्जित हो, वृक्षों या वनस्पतियों का कटाव हम जहां पर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब यहां पर कुछ भी नहीं हो सकता तो होगा क्या? तो यहां पर कुछ ही लोगों को अनुमति दी जाती है, और वो लोग कौन से होते हैं? तो यहां पर जो हमारे वैज्ञानिक हैं या जो हमारे शोध छात्र हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, किसी जानवर पर शोध कर रहे हैं, शोध छात्रों को प्रवेश की अनुमति होती है यहां पर। यहां पर हमारे जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, या जो हमारे स्कॉलर्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, उनको यहां पर जाने की अनुमति होती है। और वो यहां पर क्यों जाएंगे? वो यहां पर यह पता लगाने के लिए जाते हैं, समझिएगा हमारी बातों को, हम बिल्कुल देसी अंदाज में आपको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल गांव की भाषा में, ताकि आपको चीजें अच्छे समझ में आ जाए। अगर ये वाला टॉपिक समझ में आ गया तो प्रॉमिस रहा हमारा आपसे, आप कभी नहीं भूलेंगे इसको, ठीक ना? अच्छे समझिएगा। वो यहां पर क्यों जा रहे हैं? वैज्ञानिक या शोध छात्रों को यहां पर जाने की अनुमति इसलिए होती है, वह इस बात का पता लगाने के लिए जाते हैं कि आखिर क्यों यहां की वनस्पति या आखिर क्यों यहां के जीव जंतुओं पर संकट उत्पन्न हो रहा है। भाई संकट उत्पन्न था इसलिए तो हमने किसी को अंदर नहीं आने दिया। एक किसकी विधि है? जैव विविधता के संरक्षण विधि, स्वस्थानी के अंतर्गत आता है। तो यहां पर जो भी जीव जंतु या पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं इस भौगोलिक क्षेत्र में, राष्ट्रीय पार्क में, यहां पर हम किसी को भी नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि बाहर के लोग जब यहां पर आएंगे या बाहर के लोग जब यहां पर आ रहे थे तो वो यहां के वृक्षों को काट रहे थे, वो यहां के जानवरों का शिकार कर रहे थे। अब बात आती है कि वो यहां के वृक्षों को क्यों काट रहे थे या यहां के जानवरों का शिकार क्यों कर रहे थे? तो हमने आपको बताया है, वो यहां के वृक्षों को या यहां के जानवरों को इसलिए मार रहे थे, इसलिए वृक्षों को काट रहे थे क्योंकि उनके पास किसी ना किसी प्रकार की कोई विशेषता होगी, क्योंकि उनके पास किसी ना किसी प्रकार की कोई विशेषता रही होगी जिस कारण से वह इन वृक्षों को या इन जानवरों को क्या कर रहे थे? मार रहे थे। ठीक ना? आइएगा, अगला प्रश्न है, अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क की घोषणा जो है, किस क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया जाना है, इस बात की घोषणा आपकी राज्य सरकार करती है। राष्ट्रीय पार्कों की घोषणा कौन करती है? तो राज्य सरकार करती है। राष्ट्रीय पार्कों की घोषणा राज्य सरकार करती है। वर्तमान समय में अगर बात करें तो भारत में 105, वर्तमान समय में भारत में 105 राष्ट्रीय पार्क है। कितने हैं? तो वर्तमान समय में भारत में जो राष्ट्रीय पार्क हैं वो राष्ट्रीय पार्क 105 हैं, लेकिन 105 राष्ट्रीय पार्क पढ़ाना संभव नहीं है। तो जो भी महत्वपूर्ण है वो हम आपको समझा दे रहे हैं। इन 105 क्या है? 105 राष्ट्रीय पार्क हैं, और इन 105 राष्ट्रीय पार्कों में इन 105 राष्ट्रीय पार्कों में हिमिस्क, जो कि जम्मू कश्मीर में है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। और याद रखिएगा 2019 की अगर किताबों में देखेंगे आप, पहले अक्टूबर 2019 के पहले देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क जो था वो किश्तवाड़ था, वो भी जम्मू कश्मीर में है। लेकिन वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमिस्क है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो हिमिस्क जम्मू कश्मीर में है और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क जो है वो हिमिस्क है। कौन सा है? हिमिस्क है। दूसरा देखिएगा, साउथ बटन द्वीप, साउथ बटन द्वीप। तो जो साउथ बटन द्वीप है ये अंडमान निकोबार में है। साउथ बटन द्वीप कहां पर है? तो साउथ बटन द्वीप जो है
वो अंडमान निकोबार में है। और ये क्या है, तो ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क जो है वो आपको याद रखना है, साउथ बटन द्वीप है, अंडमान निकोबार। साउथ बटन द्वीप है अंडमान निकोबार में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है ना। अब जो ये महत्वपूर्ण है वो हम आपको लिखा दे रहे हैं, बकाया जो आपको नोट से दिया जाएगा उसमें दिए गए हैं बकाया सारे, ठीक है ना। अगला देखिएगा, जिम कार्बेट। जिम कार्बेट किस राज्य में है, तो यूके अर्थात उत्तराखंड में है। और ये भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कार्बेट ही है, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क। उन्नीस 1936 में इसका निर्माण किया गया था और पहले इसे हैली नाम से जानते थे। पहले इसे हैली नाम से जाना जाता था, हैली। पहले से हैली नाम से जाना जाता था। ठीक ना, कई बार पूछ लेता है जिम कार्बेट के बारे में, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक ना। वो क्वेश्चन बना के पूछता है। पहले भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, उत्तराखंड राज्य में है, टाइगरों के लिए जाना जाता है। तो ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पढ़ाएंगे कहां कहां पे टाइगर पाए जाते हैं, ठीक ना। और इससे पहले हैली नाम से जाना जाता था। इस प्रकार से वो चार देगा और पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक ना। दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, अगर हम बात करें कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कहां पर है, उत्तर प्रदेश में कहां है, लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी बाघों के लिए जाना जाता है ये भी, ठीक ना। उसके बाद दाची गांव, ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। दाची गांव, दाची गांव जम्मू कश्मीर में है। और यहां पर कश्मीरी हिरन, यहां पर कश्मीरी हिरन, और कश्मीरी हिरन को कश्मीरी हंगुल के नाम से भी जानते हैं। कश्मीरी हिरन या कश्मीरी हंगुल पाया जाता है यहां पर, कश्मीरी हंगुल, कश्मीरी हिरन या कश्मीरी हंगुल पाया जाता है यहां पर। कहां पर, दाची गांव में। तो दाची गांव आपको याद रखना है, ठीक ना। और यहीं पर अभी हमने बताया था आपको एक, और यहीं पर आप किश्तवाड़ भी याद रख लीजिएगा। किश्तवाड़ पूछ लेता है, कई बार पूछा है। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर राज्य में है। एक राजा जी है, राजा जी को याद रख लीजिएगा। राजा जी राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, तो ये उत्तराखंड राज्य में है, ठीक ना। जल्दी से बनाइएगा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद बांधवगढ़, बांधवगढ़ और पंचमढ़ी, दो याद रखना है आपको। बांधवगढ़ और पंचमढ़ी एमपी में है, बाघों के लिए जाने जाते हैं। सबसे ज्यादा बाघ भारत में एमपी में पाए जाते हैं, और एमपी में कहा, बांधवगढ़ में। उसके बाद रणथंभौर, ठीक ना, और केवला देव। रणथंभौर और केवला देव कहां पर है, तो ये राजस्थान राज्य में है, राजस्थान में। उसके बाद गिर, गिर राष्ट्रीय पार्क, तो गिर कहां पर है, तो गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में है। और ये भारत का या एशिया का एकमात्र ऐसी जगह है, गिर अभ्यारण्य या गिर पार्क, गिर राष्ट्रीय पार्क, जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहां पर, तो यहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एशियाई शेर, ठीक ना। याद रखना है आपको। तो बांधवगढ़ हो गया, पंचमढ़ी हो गया, रणथंभौर हो गया, केवला देव हो गया, गिर हो गया। जो जो भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हम आपको लिखाते चल रहे हैं, ठीक ना। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी रहेंगे वो हम आपको लिखा देंगे, लिख लीजिएगा इतने। उसके बाद मानस और काजीरंगा याद रख लीजिएगा, मानस और काजीरंगा। तो मानस और काजीरंगा कहाँ है, असम में है।
एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है यहां पर, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, ठीक है ना। नंदन कानन, नंदन कानन सफेद टाइगर पाए जाते हैं यहां पर, नंदन कानन उड़ीसा में सफेद टाइगर पाए जाते हैं यहां पर, कहां पर, नंदन कानन में। जल्दापारा, जल्दापारा कहां पर है, तो याद रखना है जल्दापारा कहां पर है, तो जल्दापारा आपका किस राज्य में है, तो जल्दापारा आपका जिस राज्य में, उस राज्य का नाम क्या है, उस राज्य का नाम है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक ना। कौन से राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। दक्षिण भारत के हम नहीं लिखा रहे हैं अभी, ठीक ना, बकाया जितने भी हैं वो आपको जो नोट्स दिया जाएगा उस नोट्स में वो सारे के सारे रहेंगे, ठीक ना बाबू। आज हम यहीं छोड़ दे रहे हैं आपको, ठीक ना, थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, तो राष्ट्रीय पार्क आज पढ़ लीजिएगा। कल वाली क्लास में हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के साथ साथ वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों का अध्ययन हम साथ में करा देंगे, ठीक ना। थैंक यू, फिर कल पढ़ाते हैं।